हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना अबे भाई आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, आज है हमारा डे 9 ऑफ लक्ष्य बैच, जहां पे हम चेंज कर रहे हैं यू कांट डू इट को यू कैन डू इट से। बच्चों आज की क्लास में लगभग हमारा टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो जो मुझे कराने थे। हमारे जो बची हुई क्लासेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे कैसे होंगी चीजें, उनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं मैं, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पर्टिकुलरली चैप्टर से आपके 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, एंड एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर में भी आ सकता है बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो 3 नंबर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, उसके बाद अपने और फर्दर कंसेप्ट को देखेंगे। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। अब बेसिकली यहां पे होता क्या है कि हम कैश के फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हम कैश के फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट हमें बताएगी कि हमारा पैसे में कितना इनफ्लो हुआ है एंड कितना आउटफ्लो हुआ है। तो उस इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम दिया। तो उसके अंदर अब फर्दर क्या होता है, तो जो भी हमारा फ्लो है, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो फर्दर 3 तरह से बांटा जाता है। वो 3 चीजें क्या हैं, जिसमें हम पहला कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली चीज का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी चीज का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी चीज का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अब ये क्या है, मैंने कहा मेरे बिजनेस में, मेरी कंपनी में कितना पैसा आया या गया, मेरे मेन बिजनेस से रिलेटेड, कि मैंने सामान बेच के कितना पैसा आया और गया। कमाई खर्चों की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे के आने और जाने की बात कर रहा हूं मैं, कैश के फ्लो की बात करूं, मैंने कितने कमाए उससे मतलब नहीं है मुझे। इन्वेस्टिंग का मतलब भाई कितना पैसा आया जब मैंने कोई अपना फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए, कितना पैसा मेरा गया जब मैंने कोई फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करा। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स की बात करता है ये। फाइनेंसिंग बात करता है लायबिलिटीज की, कि कितना पैसा आया उधार लेकर, कितना पैसा गया उधार देकर। तो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं वो आता है फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं हेड्स को हमें डेप्थ में पढ़ना है। अब एक छोटा सा पार्ट और देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग का है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस बॉक्स के अंदर है ना हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं तरह तरह की। हमारे पास एक बॉल है जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमारे पास एक बॉल है जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमारे पास एक बॉल है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, और हमारे पास इवन एक बॉल और है जो किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो इनडायरेक्ट मेथड पता है क्या कहता है, वो कहता है भैया बाकी बॉल्स को बाहर फेंको, सिर्फ वो बॉल रखो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है। तो ये कहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बॉल को क्या करो, बाहर फेंक दो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बॉल्स को क्या करो, बाहर फेंक दो। फेंक दी हमने सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बॉल। ये कह रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बॉल को भी बाहर फेंको, चल भाई बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, और आप भी बाहर चलो। हमने इन्हें भी बाहर फेंक दिया। ये कह रहा है अगर कोई एक्टिविटी जिसमें ना तो पैसा आया ना गया, डेप्रिसिएशन, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, उन एक्टिविटीज को भी बाहर फेंको। हमने कहा ठीक है जी, फेंक दिया बाहर, नो कैश फ्लो को भी बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास सिर्फ वो चीजें बची जो ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो हमें सिर्फ इन चीजों की बात करनी है। अब यहां पे क्या होता है, कैसे होता है, उन चीजों को हम एक एक करके समझते हैं, और सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप फॉर्मेट देख सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा दिखता है, सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, ना इसका डेबिट ना इसका क्रेडिट, ये एक स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के चलते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के चलते। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के चलते बनाया। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट का कॉलम, अमाउंट के 2 कॉलम भी बना सकते हो आप, एक भी बना सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग में है, क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और सबसे पहले हमने लिया सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। हमने कहा ये रहा क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग, डिफरेंस ले लो, आ गया सरप्लस। अब इसके अंदर हम चीजें ऐड करते, गिनती की 4, कितनी चीजें ऐड करेंगे, गिनती की 4 चीजें, कौन कौन सी, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। याद करो, मेरे साथ बोलना है। सबसे पहले हम लेंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसमें हम करेंगे 4 चीजें ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व 2 तरह के डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, पी से प्रपोज, पी से प्रीवियस, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स हम लेंगे मेड, अगर मेड नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, करंट ईयर का। याद रखना है 4 चीजें, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे मेड, मेड नहीं दिया तो हम लेंगे करंट ईयर का। ये चारों चीजें जैसे हम सरप्लस में ऐड करते हैं, हमारे पास क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमारे पास वो प्रॉफिट निकल के आता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले का है। अब यहां पर हम कुछ चीजों को एडजस्ट करते हैं, और वो चीजें कौन सी होती है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। मैंने कहा ना बॉल को बाहर निकालना है, तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में ना तो पैसा आता ना जाता, तो डेप्रिसिएशन नाम की बॉल को बाहर फेंकने के लिए हमने क्या करा, उसे बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं, तो उल्टा करा, डेप्रिसिएशन को कहां लिखा, ऐड में। अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे प्यार से, इसे भी ऐड करो। कोई इंटरेस्ट पे करा आपने, उसे भी ऐड करो। भैया इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट में तो पैसा जा रहा है, बट वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो फाइनेंसिंग में लिखो ना, यहां से तो हटाओ, तो इंटरेस्ट को भी हटाया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को भी हटाया, तो ये सारी चीजें ऐड करी, लेस क्या करा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट मिला लेस कर दो, डिविडेंड मिला लेस कर दो, रेंट मिला लेस कर दो। तो ये कुछ चीजें जो ऐड और लेस में आती है। अच्छा, मैंने कॉमन चीजें लिखवाई हैं जो यहां पे आपको देखने को मिल सकती हैं। क्या सिर्फ यही चीजें, नहीं और भी चीजें आ सकती है, बट मोस्टली इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप इन्हें सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसके अंदर आप ऐड और लेस में क्या करोगे, आप ऐड करोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स को एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसको याद करना बड़ा सिंपल है। करंट एसेट्स के घटने से क्या होगा, आपका एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है यानी कि बेच दिया पैसा आ गया, ऐड। लायबिलिटी बढ़ रही है, उधार ले लिया पैसा आ रहा है, ऐड। अच्छा, एसेट खरीदा, इंक्रीज मतलब खरीदा, तो पैसा गया, लेस। लायबिलिटी कम हो गई यानी कि पे बैक कर दी, इसलिए लेस। तो इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये जैसी दोनों चीजें हम करते हैं यहां पे कंसीडर, चारों चीजें सॉरी, तो हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स को माइनस कर दो, कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन का एक मेजर हिस्सा कंप्लीट हो गया, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप बनाना सीख गए, तो ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। अच्छा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जब हम यहां पे होते हैं, यहां पे हमारी कुछ चीजें ऐसी है जो हम नहीं लेते, कुछ चीजें एक्सक्लूडेड हैं, तो वो चीजें क्या हैं, तो व्हाइल कैलकुलेटिंग दैट पार्ट, आप करंट एसेट्स के अंदर ये 4 चीजें नहीं लोगे, ना तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लोगे, ना करंट इन्वेस्टमेंट लोगे, ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज लोगे, और ना ही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लोगे। इसी प्रकार से करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 चीजें आप छोड़ते हो, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कैश क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारी चीजें आप छोड़ते हो। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो उस वाले हिस्से को, तो इन चारों चीजों को, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की 4 चीजों को इग्नोर करते हुए आपको करना है, बाकी सारी चीजें आपकी वहां पे आएंगी। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे, इन्वेस्टिंग के हिस्से पर। तो इन्वेस्टिंग के हिस्से में क्या हो रहा है, ये भी बड़ा सिंपल है। इन्वेस्टिंग के हिस्से में हम अगर कोई नॉन करंट एसेट्स को बेचते हैं तो वो ऐड हो जाता है, कोई नॉन करंट एसेट्स को खरीदेंगे तो वो लेस हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हुए मेरी नजर सिर्फ एक जगह होगी, नॉन करंट एसेट्स पर, और करंट एसेट्स में मैं सिर्फ एक चीज को देखता हूं अगर देखना है तो, वो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो केवल नॉन करंट एसेट्स और इन चीजों को यूज करके मैं क्या करूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बनाऊंगा।
अगेन पॉजिटिव है तो फ्रॉम, नेगेटिव है तो यूज्ड इन, इन्वेस्टिंग का बन गया पार्ट। एट लास्ट हम फाइनेंसिंग पे आते हैं। फाइनेंसिंग के अंदर मैं पूरे का पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटी को देखता हूं, पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटी देखता हूं, और जो चीजें मैं लिख चुका हूं उन्हें मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ये बिल्कुल 11th क्लास की तरह है या 12th क्लास की तरह भी है कि जो चीज एक बार आ गई बस एक ही जगह जाएगी। एडजस्टमेंट वाली चीजें दो जगह जाती है, तो यहां पे भी जो एडिशनल जानकारी दी है वो दो जगह, बाकी सब एक जगह जाएगा। तो यहां पे हमारी चीजें आई, जैसे कि हमने शेयर्स इशू करे, डिबेंचर इशू करे, तो इशू करने से पैसा आता है, ऐड। लोन लिया, पैसा आ रहा है, ऐड। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर्स है, लेस कर दो। रीपेमेंट ऑफ लोन्स है, लेस कर दो। आपने इंटरिम डिविडेंड पे करा, इंटरेस्ट पे करा, लेस कर दो, क्योंकि यहां पे पैसा जा रहा है। और सब कुछ सॉल्व करने के बाद नेट ऑफ क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। अगर नेगेटिव है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड दैट्स इट। तीन चीजें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, यही तो कंसेप्ट है यार। अरे ऑपरेटिंग में ऑपरेशन की चीजें ले ली, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग, और सब कुछ सॉल्व करके इन तीनों फिगर्स को एडलेस करके हम निकालते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर हम ओपनिंग को ऐड करके फाइनली क्लोजिंग के बराबर टैली कर लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। ये था हमारा पूरा कंसेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसको मैंने बहुत ही छोटे रूप में समझाया है, ठीक है। लेकिन अभी इसके धीरे धीरे हम थोड़े से हिस्से को और पढ़ेंगे ताकि आप इन डेप्थ समझ सको। फिर एक क्वेश्चन भी करके जाएंगे आज हम, ताकि सीएफएस का कंसेप्ट पूरे अच्छे से हम पक्का कर लें। अब वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना। आगे देखो, हमारा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात होती है तो हमारे यहाँ कुछ वर्किंग नोट बन सकते हैं। टैक्स का वर्किंग नोट बनता है, एसेट्स का वर्किंग नोट बनता है। तो अलग अलग ये जो वर्किंग नोट्स बनते हैं, इनको भी हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो बनता कब है, पहले ये समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता कब है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन ने ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर दी है, नंबर एक। नंबर दो, क्वेश्चन ने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी अबाउट टैक्स, तब आप इस अकाउंट को बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे। इसी तरह एसेट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया और एसेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एसेट अकाउंट बनाओ। इन्वेस्टमेंट में भी तभी बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दी है तो बनाओ, नहीं दी तो मत बनाओ। आपने कहा भैया हमें तो सिर्फ नीचे ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, तो अकाउंट नहीं बनेगा। बिना ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के कैसे बनाऊं मैं अकाउंट? भैया हमें तो सिर्फ ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर दिए, नीचे कुछ नहीं लिखा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तब भी अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट बनाने के लिए हमारा ओपनिंग क्लोजिंग का होना प्लस ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन को होना, दोनों ही बेहद जरूरी हैं, तभी हमारा अकाउंट बनता है। अब ये बनता कैसे है तो उसे समझते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ब्रॉट डाउन आया क्रेडिट साइड और कैरी डाउन आया उसका डेबिट साइड। उसके बाद टैक्स हमारे दो चीजें होती है, मेड और पेड। तो जब हम पे करेंगे पैसा जाएगा इधर आ जाएगा, मेड वाला इधर आ जाएगा। अब हमें तीन चीजें दी होंगी, चौथी चीज निकालनी है, निकाल देना। पेड दिया है तो मेड निकाल दो, मेड दिया है तो पेड निकाल दो, सिंपल सी बात। एसेट अकाउंट पे आते हैं। एसेट अकाउंट एसेट ही है, तो एसेट बढ़ता है तो ब्रॉट डाउन डेबिट, मतलब कैरी डाउन क्रेडिट हो गया। अब मैंने यहां पे दोनों चीजें लिखी, इधर बैलेंस बच रहा है, ध्यान से सुनना। ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी, यहां बैलेंस बच रहा है। पहली अजम्पशन डेप्रिसिएशन, दूसरी अजम्पशन सेल, तीसरी अजम्पशन प्रॉफिट लॉस। मेरे को यहां पे लिखा है 10 लाख रुपए, यहां पे लिखा 8 लाख, 2 लाख का बच गया बैलेंस। 10 लाख 8 लाख, तो मैं क्या मानूंगा, ये 2 लाख रुपए कहां है, डेप्रिसिएशन में। लेकिन क्वेश्चन क्या था जी, ना हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो तो केवल 50,000 है। मैंने कहा ये तो मैच नहीं कर रहा, बैलेंस बच रहा है और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने दे रखा है। तो सेकंड अजम्पशन मेरा आ गया 1.5 लाख का बैंक, यानी कि सेल। अगर ये साइड बड़ी ये साइड छोटी, अजम्पशन क्या लूंगा मैं, परचेजेस। और परचेजेस दे रखी है तो मेरी अजम्पशन क्या हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस इधर प्रॉफिट इधर, सिंपल सा अकाउंट है। 3 अजम्पशन है, सीक्वेंस लिख रखा है, आपको बस ये चीजें अच्छे से समझनी है। क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कभी कभी एसेट के साथ है ना एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप दिया हो, तो मेरा एसेट अकाउंट ऐसे नहीं बनता, एक छोटा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज क्या है उसे देखना है। तो एसेट अकाउंट के साथ साथ अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूं तो वो माइनर चेंज क्या उसको ध्यान से देखना। मैंने इधर कोई चेंज नहीं करा, ब्रॉट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर। पहली अजम्पशन डेप्रिसिएशन, दूसरी सेल, तीसरा प्रॉफिट लॉस। यहां पर परचेज, यहां पर प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल सेम है जी। नहीं, एक छोटा डिफरेंस है, यहां डेप्रिसिएशन नहीं, यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ उस एसेट का डेप्रिसिएशन होता है जो हमने बेचा है, वो टोटल डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो भैया इसमें टोटल डेप कहां है, ये रहा हमारा टोटल डेप।
नीचे दिया है हमें, तो यहां पे हमारा टोटल डेप होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, बिल्कुल सेम बनाया, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, परचेज, प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर डेप, सेल, लॉस, बस यहां प्रोविजन फॉर डेप है। और यही वाला जो प्रोविजन फॉर डेप है, यही वाली अमाउंट कहां जाती है, इधर आती है। यही वाली अमाउंट किधर आएगी, इधर आएगी, आप लोगों की देख लो। यानी कि ये अमाउंट और ये अमाउंट में कोई अंतर है क्या, जी नहीं, बिल्कुल सेम अमाउंट है ये। अब प्रोविजन फॉर डेप में कैसे, ब्रॉट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर, क्योंकि लायबिलिटी है। और ये वाली फिगर यहां से आ गई तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, अगर हमें क्वेश्चन ने नहीं दे रखा। तो ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट किस चीज का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप यहां तक कोई डाउट दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारी कुछ जरूरी बातें पढ़ते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो अब हमारी कुछ जरूरी बातें यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, क्या क्या चीजें, तो देखना। सबसे पहली बात, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स इट्स सेल। अगर मेरी लैंड की वैल्यू गिर रही है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है तो हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं क्या मानेंगे, हम उसे मानेंगे सेल, ये याद रखना। इसी प्रकार से अगर एक इंटेंजिबल एसेट गिरता है तो वो अमोर्टाइजेशन को इंडिकेट करता है, और अगर वो बढ़ता है तो वो परचेजेस दिखाता है। यानी कि अगर मेरी गुडविल गिर रही है तो वो अमोर्टाइज हो रही है, और अगर बढ़ रही है तो परचेज है गुडविल। तो परचेज इन्वेस्टमेंट में आता है और अमोर्टाइजेशन हमने देखा ऑपरेटिंग में ऐड होता है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन साइलेंट अबाउट इशू या रिडेम्पशन डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, कि मैंने डिबेंचर्स को कब इशू करा है या कब रिडीम करा है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आप एज्यूम कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूट करे। जहां पे आपको दिखे कैलकुलेशन आसान हो रही है उस पर्टिकुलर चीज को एज्यूम कर लो। चाहे आपको ये मानना है साल की शुरुआत में इशू करा, साल की शुरुआत मान लो, एंड मानना है एंड मान लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन ने बोला तो क्वेश्चन भगवान है भाई, फिर उसके आगे अपनी अकल मतलब दौड़ाना, फिर तो क्वेश्चन की सुननी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, टैक्स मेड है, पेड है, क्या है क्या नहीं, कोई जानकारी नहीं दी, और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, तो हम मानेंगे पेड मेड एक ही बात है। यानी कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग फिगर तो दी नहीं, नीचे लिख दिया बट टैक्स प्रोवाइडेड, तो टैक्स प्रोवाइडेड मतलब होता है मेड, मेड और पेड की वैल्यू हम सेम मान लेंगे। क्वेश्चन ने लिखा नीचे सिर्फ टैक्स पेड, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन नहीं दे रखा, तो जो पेड है वही मेड मान लेंगे। यानी कि दोनों को इक्वल मान लेते हैं जब मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं दोनों अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकूं। क्लियर है? तो ये थी हमारी कुछ जरूरी बातें जो यहां पे काम आने वाली हैं। तो अब अपना बिना किसी देरी के जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं सीएफएस का, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर लगभग सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, एंड इवन ये 2023-24 के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको पूरी बैलेंस शीट दे दी एंड आपको सिंपली प्रिपेयर करना है। अच्छा आपको याद हो मैंने कहा था ना कंपैरेटिव कॉमन साइज में कि अगर बैलेंस शीट का शफल दे रखा हो, वैसे दिया नहीं होगा तो आप यहां से देख सकते हो। तो देखो यहाँ पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, तो आप यहां से भी हिंट लेके सॉल्व कर सकते हो, याद रखना। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या जानकारी दी, सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये इक्विटी लायबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट है एंड सो ऑन, और नोट नंबर में हमें फर्दर डिटेल्स दे रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन ने कहा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 17,000 है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है मशीन पे 1,20,000 है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 की है जो हमने 40,000 में बेच दी, और गेन वगैरह हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटलिज्म में। एडिशनल डिवेंचर्स हमने इशू करे ऑन 31 मार्च 2023। तो जब भी सीएफएस का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम हम लोग एक करेंगे, वो पता है क्या है, वो वर्किंग नोट बनाने का है। तो पहले जल्दी से वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो वर्किंग नोट पे आते हैं और वर्किंग नोट बनाते हैं, तो जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से फॉर्मेट जरा पहले बना रखे हैं, तो आप लोग को तो बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप भी मेहनत करके रखना। तो देखो भाई, सबसे पहले अकाउंट कब बनता है, जब ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हो, नीचे जानकारी भी दी हो। तो नीचे टैक्स प्रोवाइडेड दिया है, तो मैंने कहा क्या मुझे ब्रॉट डाउन कैरी डाउन पता है, तो ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉट डाउन कैरी डाउन हमें दे रखा है, तो टैक्स का अकाउंट बना देते हैं जल्दी। अच्छा ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर, कैरी डाउन क्लोजिंग फिगर, तो 31 मार्च 2022 28,000 30,000, तो मैं गया अपने अकाउंट पे, मैंने लिखा ब्रॉट डाउन में 28,000, कैरी डाउन में लिखा 30,000। सबसे पहले ब्रॉट डाउन कैरी डाउन मैंने लिख दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन ने मुझे कहा
टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 17,000। 17,000 रुपए प्रोवाइड का मतलब याद रखना मेड, तो टैक्स मेड कितना है 17,000 है, तो मैंने मेड इधर लिख दिया 17,000। दोनों साइड मैंने देखा, बड़ी साइड ये बैलेंस उधर आ रहा है, कितना आएगा 8 7 15, 2 और 1 3, 45, यानी कि 15,000 रुपए आ गए इधर की तरफ। तो मेरा पेड निकल गया, मेड दिया हुआ था, पेड दिया होता तो मैं मेड निकाल देता, सिंपल सी बात। और किस चीज का अकाउंट बनेगा एक बार देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ने कहा प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 1,20,000 रुपए से, 1,20,000 रुपीज से। अकाउंट बनाते हैं जल्दी से इसका भी। तो मुझे ओपनिंग फिगर क्लोजिंग फिगर दिए क्या, मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4, मैं नीचे गया, अच्छा ये दे रखा 490 और 775, तो मैंने लिखी जल्दी से। मैंने कहा 490 ओपनिंग फिगर, 7,75,000 क्लोजिंग फिगर। क्वेश्चन ने क्या कहा डेप्रिसिएशन कितना है साल का 1,20,000 रुपए, 1,20,000 डेप्रिसिएशन में आ गए। ठीक है, अब यहां पे मैंने दूसरा मेथड यूज की नहीं करा क्योंकि मुझे एक्यूमुलेटेड की डिटेल्स नहीं दे रखी, मुझे प्रोविजन फॉर डेप्ट की नहीं दी, मुझे सिर्फ एसेट की दी है, तो मैंने इसलिए इसको यूज करा है। अब मैंने कहा ये दोनों साइड मैच कर रही है क्या, जी नहीं, ये साइड बड़ी है, उधर बैलेंस है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में ना बैंक सेल नहीं है और लॉस भी नहीं है, तो इसे तो आप इग्नोर कर दो, आपको मतलब है वहां से। तो यहां पे सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है परचेज, तो बैलेंस जो आएगा वो परचेज में आ जाएगा, जो कि कितना है 598, 895 आ रहा है, ये क्या आ जाएगा आपका 5 0 और 4,05,000 रुपए आ गए आपके परचेजेस में। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं फर्दर हमें कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 90 और 50 और नंबर 3 पॉइंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हैं भाई। तो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये मैं एसेट को काट देता हूं और यहां पे लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर एक चीज नहीं होती, वो क्या है डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 हटके वो 1 हटके ये 1 बन गया और ये 2 बन गया। ऐसा क्यों, हमने जरूरी बातों में पढ़ा ना, इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है उसे डेप्रिसिएशन थोड़ी बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेल्स, तो इसे मैंने डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को हटा दिया, साइड में रख दिया। ठीक है, और इसकी आई गेस मुझे आवश्यकता है ही नहीं। देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा मेरी 50 की और 90 की है, तो मैंने पहले ओपनिंग क्लोजिंग फिगर लिखी, एसेट है तो इस साइड आया ब्रॉट डाउन और इस साइड आएगा कैरी डाउन। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट, जिनकी लागत 30,000 है वो मैंने 40,000 में बेची, 30 वाली इन्वेस्टमेंट 40 में बेच रहा हूं और जो फायदा है वो मैं कैपिटल जब में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है भाई, 30 की चीज 40 में बेच रहा हूं तो सेल वैल्यू कितनी 40,000, 30 की चीज 40 में बेच रहा हूं 10,000 का प्रॉफिट, लेकिन ये मैंने पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा, मैंने कहां लिखा है कैपिटल रिजर्व। वैसे तो ये हमेशा पीएनएल में जाता है, बट क्वेश्चन भगवान है और क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन ने कहा हमने अपना प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में लिख रखा, तो ठीक है भाई भगवान की सुनी, कैपिटल रिजर्व कर दो, क्या दिक्कत है। तो इसके तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा मैच कर गया क्या, जी नहीं, उधर बैलेंस बच रहा है, तो 130 और 60 70,000 का बैलेंस, और इधर जब बैलेंस बचता है सबसे पहली प्रेफरेंस क्या माननी है परचेजेस, मैंने परचेजेस निकाल ली 70,000। आगे देखते हैं क्या हमें और कोई अकाउंट बनाने की जरूरत है। नंबर 4, एडिशनल डिवेंचर्स हमने इशू करे हैं 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को हमने डिवेंचर इशू करे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बट अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैंने कहा डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी में दिए होंगे, ये दे रखे, तो मेरे पास डिवेंचर्स कितने हैं 5,40,000 थे साल की शुरुआत में और 6,40,000 थे आखिरी में। देखो यहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, वो पूछता है भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ओपनिंग पे लगाऊं क्लोजिंग पे लगाऊं, मुझे स्टेटमेंट पढ़ के भी समझ नहीं आया। अरे बालक आराम से रुक, सब्र रख, आराम से एक चीज पे ध्यान दे कि पूरे साल तूने 5,40 रुपए के मजे लिए हैं, 6,40 के, जितने पैसों के मजे ले रहा उस पर ही तो ब्याज देगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कहता डिबेंचर इशू करे 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 मतलब साल का आखिरी, ये जो 5,40 से 6,40 हो यानी कि 1,00,000 रुपए बढ़ा, ये बढ़ा कब है साल के आखिरी में बढ़ा है, तो पूरे साल कितने पैसे के मजे लिए, हमने कहा सर जी 5,40 के, तो ब्याज किस पे दोगे 5,40, तो 5,40,000 रुपीज का 10% आ जाएगा इंटरेस्ट, जो कि कितना हो जाएगा 54,000।
तो 54,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट। सिंपल सा काम था। अगर क्वेश्चन कहता हमने इशू कर 1 अप्रैल 2022 यानी कि साल की शुरुआत में इशू कर दिए होते तो पूरे साल कितने पैसे के मजे लिए थे? फिर लिए थे हमने 6,40,000 के, तो हम लगाते 6,40,000 का 10%, 64,000 फिर हम इंटरेस्ट लगा देते। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था हमारा, बहुत बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट था, प्यारा सा। आगे बढ़ते हैं और अब जल्दी से अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पेजेस को हम नीचे रख देते हैं और अपने को ऊपर ही, इन दोनों पेजेस का ज्यादा यूज नहीं। तो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले हम बनाते हैं अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जैसे कि यहां पे मैंने लिख रखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सरप्लस, माने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिगर। तो मैं गया पीछे, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में सरप्लस कहां दिया होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस नीचे डिटेल दे रखी है, ये रही। ये थोड़ी सी नंबरिंग गलत कर रखी है सीबीएसई वालों ने। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 1 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे 2 है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस मैंने कहा ये दे रखा सरप्लस, पहले था 60 अब हो गया 80, तो मैंने लिखा क्लोजिंग 80,000 माइनस ओपनिंग 60,000, तो मेरे पास बाहर यहां पे कितने आ गए? 20,000 रुपये। अब मैं गिनती की 4 चीजें ढूंढूंगा, मैं रिजर्व ढूंढूंगा, मैं डिविडेंड ढूंढूंगा, टैक्स ढूंढूंगा। तो मैंने कहा भाई जल्दी से देखो, रिजर्व तो यहीं पे दिया है, कैपिटल रिजर्व तो हम नहीं लेते, कैपिटल रिजर्व इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, हमने कहा जनरल रिजर्व 430 से कितना हो रहा है? 5 लाख रुपीज हो रहा है। 430 से 5 लाख, 70,000 ट्रांसफर करा हमने, तो 70,000 को ट्रांसफर करा है तो ट्रांसफर टू रिजर्व 70,000 लिख दो भाई। डिविडेंड कहां दिए होते हैं भैया? डिविडेंड दिए होते हैं लास्ट में, तो मुझे यहां डिविडेंड नहीं दिख रहे, नोट्स टू अकाउंट के बाद दिए होते हैं दोनों डिविडेंड, नहीं दिख रहे, भूल जाओ, इग्नोर कर दो। तो डिविडेंड यहां पे नहीं दिए, हटाया। टैक्स अभी हमने मेहनत करके अकाउंट बनाया था और मेड वाली अमाउंट मेरे ख्याल हमने निकाली थी या दी थी, जो भी था। तो टैक्स में हमें मेड की वैल्यू कितनी है? 17,000 है, तो मैंने 17,000 टैक्स मेड लिख दिया और इन दोनों अमाउंट का टोटल मैं बाहर लेके चला गया, जो कि आया कितना? 87,000, जो कि मैंने 20 में प्लस करा, कितना हो जाएगा? 1,07,000 रुपीज। तो ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हो गया इतना सा पार्ट, था कुछ इसमें? सिंपल सी चीज है। अब क्या करें? अब यहां पे कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ कॉमन चीजें। अभी हमने क्या लिखी थी? डेप्रिसिएशन लिखा था हमने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा था हमने, ऐड में इंटरेस्ट पेड लिखा था हमने, तो उन सब चीजों को लिखते हैं ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमें कहां देखने को मिलता है? नॉन करंट एसेट्स में। अच्छा, यहां पे हमने देखा था कि हमारे 497.75 ये तो हमने अकाउंट बना रखा है, तो मेरे को यहां से कोई मतलब नहीं है, अकाउंट पे जाओ। अरे अकाउंट पे भी जाने की क्या जरूरत है? वैसे हमने अकाउंट से उठा सकते हैं फिगर, बट यहां पे हमें दिख रहा है 1,20,000, तो यहां पे आ जाएगा एड डेप्रिसिएशन 1,20,000। ठीक है, या बाहर ही लिख देता हूं सीधा मैं, 1,20,000। अमोर्टाइजेशन क्या इंटेंजिबल एसेट दिए क्वेश्चन ने? जी नहीं, यहां पे क्वेश्चन ने सिर्फ टेंजिबल एसेट की बात करिए। अगर इंटेंजिबल एसेट होता और कम हो रहा होता तो अमोर्टाइजेशन भी आ जाता। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने कर रखी है 54,000, तो इंटरेस्ट और आ जाएगा, ट्रस्ट ऐड में ही आ जाएगा, ट्रस्ट ऑन जो भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर लोन जो भी है व्हाटसोएवर, वो आ जाएगा 54,000। आगे देखते हैं और कहीं कुछ दिख रहा है? अच्छा, हमारा यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ था कैपिटल, लेकिन वो प्रॉफिट डाल कहां दिया हमने? कैपिटलिज्म में। मैंने आपको पीछे लिखवाया था जो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है वो लेस होता है, लेकिन लेस किस में होता है? प्रॉफिट लॉस में। अब जो प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट लॉस में ऐड ही नहीं करा उसे मैं लेस किस बेसिस पे कर दूंगा? तो मैं यहां पे कुछ लेस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कहां डाला हुआ है? कैपिटल रिजर्व में डाला हुआ है, तो वो लेस भी नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है, आप प्रॉफिट लॉस को इग्नोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर केस में, जब वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है तो वो भी नहीं आएगा। क्या और कुछ चीज? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं भैया, आपको कैसे दिख रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे क्वेश्चन को आराम से पूरा पढ़ना पड़ता है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। और जो मैंने कॉमन चीजें लिखवाई वो कहां देखने को मिलती हैं? डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले हिस्से में, अमोर्टाइजेशन भी यहीं देखने को मिलेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की जानकारी भी यहीं मिलेगी। जब हम बात करते हैं उसकी क्या नाम, इंटरेस्ट पेड की, तो इंटरेस्ट पेड के लिए आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव के लिए आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को देखो।
तो आपकी कुछ चीजें फिक्स है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखो या यहीं पे देखो नॉन करंट एसेट्स वाले पार्ट में। तो ये सारी चीजें आपको मेनली या तो नॉन करंट एसेट वाले हिस्से से मिलेंगी या नॉन करंट लायबिलिटी के हिस्से से मिलेंगी। इन दो हेडिंग्स को आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। बढ़े आगे, तो यहां पे हम जल्दी से टोटल कर देते हैं, लेस में कुछ है नहीं, ये हो जाएगा 1,74,000। ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि हो जाएगा 81 और ये 2 लाख। तो अब करते हैं जल्दी से ये वाला पार्ट। इसके अंदर कुछ चीजें कटवाई थी तो पहले चीजें काट देते हैं। तो करंट लायबिलिटी में देखो ट्रेड पेबल, ये 3 नंबर भी गलत लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ है। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो इसे तो काट दो, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेते लायबिलिटी में, तो ट्रेड पेबल ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, बाकी दोनों चीजें ले लेंगे। ये चीजें वो थी जो एक्सक्लूडेड होती हैं इस वाले हिस्से में। तो देखो ट्रेड पेबल 12,000 का ट्रेड पेबल हो गया 30,000, उधारी बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है कितना, 18,000 रुपए। तो मैंने कहा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना हो रहा है इंक्रीज, 18,000। लिख दो भाई। आगे देखो इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। अब इन्वेंट्री एसेट बढ़ रहा है तो पैसा जा रहा होगा, तो कितना आ रहा है इन्वेंट्री, 420 माइनस 413, ये हो गया 7, 2,07,000। 2,07,000 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। आगे देखते हैं जल्दी से। अब क्या हो रहा है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल्स घट रहे हैं, 494 के ट्रेड रिसीवेबल 320 के रह गए। फायदा मतलब जब एसेट कम होते तो पैसा आता है, 9 में से 2 गए 7, 1,74,000। 1,74,000 आ जाएगा और ये होगा प्लस का, तो ये लिख देंगे हम डिक्रीज इन, क्या था, ट्रेड रिसीवेबल था ना, हाँ ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड, तो जल्दी रिसीवेबल, ठीक है। इसका टोटल कर देते जल्दी से, 174 और 18, 174 और 18, 8 4 12, 7 8 9 और ये 1, 207 माइनस 192, 7 में से 2 गए 5, 10 में से गया 1, 15,000 रुपये आ रहा है माइनस का, 15,000 रुपये आ गया हमारा यहाँ पर नेगेटिव का। माइनस करते हैं 281 में से, तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 81 में से 11 में से 5 गए 6, तो 2,66,000 आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट स्टेप टैक्स पेड है, तो टैक्स पेड हमने निकाला था बड़ी मेहनत से 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये और माइनस कर देते हैं हम जल्दी से, तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि पॉजिटिव है तो फ्रॉम बोलेंगे। तो यह आएगा आपका 6 में से 5 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 2,51,000। तो 2,51,000 आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जल्दी से इन्वेस्टिंग बनाते हैं और फाइनेंसिंग बनाते हैं। अब बड़े छोटे से पार्ट है, बड़े छोटे छोटे। तो देखो जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा, सिर्फ एक चीज, और मेरा पूरा ध्यान पता है कहां पे होगा, मेरा पूरा ध्यान होगा नॉन करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में से सिर्फ एक चीज आती है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो कि इस क्वेश्चन ने नहीं दे रखा, तो उसे आप इग्नोर कर दो। आपका पूरा ध्यान केवल कहां होना चाहिए, नॉन करंट एसेट्स वाले हिस्से पर। और अगर आपको नोट नंबर दिया तो आप ऊपर मत देखो, नीचे देखो। और अगर आपने अकाउंट बनाया तो ना ऊपर से मतलब है ना नीचे से मतलब है, आपको केवल एक चीज से मतलब है, वो क्या है, आपके अपने अकाउंट से मतलब है। तो देखो भाई, मैंने कहा मैंने अकाउंट बनाया था, तो मैं जल्दी से अकाउंट के पास चलता हूं, और ये रहा मेरा एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में देखो सेल मुझे कुछ देनी रखी, इग्नोर। परचेज में मैंने निकाला 4,05,000 रुपए, तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, परचेज ऑफ मशीनरी। अब परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा, जेब से पैसा जा रहा है, तो मैंने लिख दिया 4,05,000 रुपए नेगेटिव। और क्या दिया है, मैंने कहा क्वेश्चन ये रहा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक तो ये था, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसका भी मैंने अकाउंट बनाया था, तो उसके भी अकाउंट पे चलते हैं। कहां गया, ये रहा अकाउंट। यहां पे मैंने कहा सेल वैल्यू 40,000 और परचेज वैल्यू 70,000, तो ये दोनों आएंगे। तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक आएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो कितनी कितनी है, 40,000 और 70,000। 40,000 की मेरी सेल है तो प्लस, 70,000 की परचेज है तो माइनस। नेट की बात करते हैं तो 30,000 और 4,35,000 आ गया नेगेटिव का। तो ये हम बोलेंगे क्या,
कैश फ्लो यूज्ड इन, अब हम बोलेंगे यूज्ड इन, फ्रॉम को इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव आया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख रहे हो कितनी जल्दी बन गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाना बड़ा आसान है। ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के साथ टाइम हो जाएगा कम, लेकिन इनिशियली ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी हमें। तो देखो भाई, अब आते हैं अपने फाइनेंसिंग वाले पार्ट में, और फाइनेंसिंग के लिए मैंने क्या कहा था, पूरा लायबिलिटी साइड देखते हैं, जो यूज हो गया उसे इग्नोर कर देना, बचा हुआ सब कुछ लोगे। तो शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हो रहा है, 2 लाख से बढ़ रहा है, तो लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। तो कितना है, 2 लाख रुपए, लिख दिया भाई। आगे देखते हैं और क्या था। रिजर्व एंड सरप्लस में तो सब कुछ यूटिलाइज हो गया, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें कंगया नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख से 1,50,000 हो रही है, तो 50,000 से आपकी बढ़ रही है लायबिलिटी, तो ये भी आ जाएगा 50,000 से लोन टेकन। डिबेंचर्स था क्या, इतना टुकना, हाँ डिबेंचर्स है, तो यही स्टेटमेंट आ जाएगी फिर। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 रुपए। अच्छा, इन पे इंटरेस्ट भी तो था, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 54,000 हमने कैलकुलेट करा था, 54,000 आ जाएगा नेगेटिव का, 54,000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा हमारा, कंगया ये रहा। ट्रेड पेबल यूज कर चुके, इग्नोर कर दो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यूज कर चुके, इग्नोर कर दो। तो दैट्स इट, हमारा हो गया ये कंप्लीट। जल्दी से नेट अमाउंट निकालते हैं, सॉल्व करेंगे, आएगा 1,96,000, और क्योंकि हमारा पॉजिटिव आंसर है तो ये हो जाएगा फ्रॉम, और यूज्ड इनको हम इग्नोर कर देंगे, ये आ गया हमारा फ्रॉम। हो गया हमारा क्वेश्चन। लास्ट स्टेप बचा है जहां पे हम इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, ओपनिंग लिखेंगे, क्लोजिंग। तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकलेगा देखना भाई, सिंपल सी चीज है बहुत। इंक्रीज डिक्रीज के लिए हम तीनों चीजें लेते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो मैंने कहा ऑपरेटिंग में कितने पैसे, 2,51,000, 2,51,000 माइनस इन्वेस्टिंग का, क्योंकि नेगेटिव में आया तो माइनस 4,35,000, प्लस हमारा ये पॉजिटिव आया फाइनेंसिंग, तो 1,96,000। तो इन्हें जल्दी से एक बार सॉल्व करते हैं हम, एक बार जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो कितना आ रहा है, 2,51,000 प्लस 4,35,000, सॉरी माइनस 4,35,000 एंड प्लस 1,96,000, तो ये आ रहा हमारा 12,000। अब मैंने कहा ओपनिंग पैसा कितना है मेरे पास, ओपनिंग कैश कितना है, 33,000 ओपनिंग है। मैंने कहा 33,000 ओपनिंग है, 12 प्लस 33 करेंगे तो 5, 3 प्लस 1 4, 45,000, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे को क्लोजिंग भी कितना दिया है, 45,000 दिया है। तो दैट्स इट, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आखिरी में हमने क्या करा, समझ में आया, हमने नेट इंक्रीज डिक्रीज निकाला कि ओवरऑल पूरे साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो मैंने कहा नेट ऑफ अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 12,000 रुपए आए हैं जब मैंने तीनों को कंसिडर कर लिया। साल की शुरुआत में मेरे पास 33,000 थे, 12,000 आए, तो साल के आखिरी में मेरे पास 45,000 होने चाहिए, जो कि मैं देख सकता हूं, हाँ मेरे पास 45,000 रुपीज हैं। इसका मतलब मेरी पूरी कैलकुलेशन सही है, मेरा पूरा हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है, और मेरे को एक एक रुपए का पता है कि कहां पे मेरा पैसा गया है और कहां से मेरा पैसा आया है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर इस पूरी सीरीज का, जहां पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट से खत्म करा। अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, जिनको हम 1 बाय 1 धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे हमारी बची हुई क्लासेस में। साथ ही साथ हम यहाँ पे वो टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं जहां पे आपको दिक्कत है, जो भी डाउट्स हैं तो वो लोग आप बता देना, एंड धीरे धीरे ग्रुप्स पे जो भी इकट्ठे होंगे डाउट्स, उन टॉपिक्स को मैं फर्दर ये 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है बालको, आई होप आप लोगों का यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। कहीं भी कोई डाउट दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है तो बताना, हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।